साहित्य का जो इतिहास उसको हमने सबसे पहले वीरगाथा काल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीति काल और चौथा आधुनिक काल, इस तरह से हमने पूरे के पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को बांट लिया। तो इस तरह से वीरगाथा काल को 1050 से लेकर के 1375 तक लगभग माना जाता रहा और भक्ति काल को 1375 से लेकर के 1700 तक माना जाता रहा और रीति काल को 1700 से लेकर के 1900 तक माना जाता रहा। आधुनिक काल को 1900 से बाद का समय माना जाता रहा। जंगल में कविताएं लिखी जा रही थी, रासु काव्य लिखे जा रहे थे, जो वीरता के काव्य थे, जो राजा के दरबार में कवि रहा करते थे, उन कवियों ने अपने राजाओं को के युद्ध स्थल में जब लड़ाई लड़ने जाते थे तो उनके साथ जाते थे, उन्हें जोश दिलाने के लिए कविताएं लिखा करते थे और उनकी प्रशंसा में उनके जीवन पर कविताएं लिखते थे। जैसे कि पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई का नाम आपने सुना होगा। चंद्रवरदाई ने जो है पृथ्वीराज रासो लिखा, पृथ्वीराज के ऊपर, पृथ्वीराज के जीवन पर, उनके युद्ध वर्णन जो है सब पर और श्रृंगार पर। तो श्रृंगार और युद्ध दोनों ही हमारी वीरगाथा काल के विषय बने रहे, लेकिन प्रधान विषय उसमें रहा युद्ध। और ऐसा भी कहा गया कि उस जमाने के बारे में कहा जा रहा है कि जैसे जाकी बिटिया सुंदर देखी ताए द्वार रखे हत्यार, यानी वहाँ हत्यार जाकर रखती है। मतलब कहना ये कि उन्होंने देखा कि जो लड़ाइयाँ थी, छोटी छोटी बातों में लड़ाइयाँ थी, केवल जो है शादी करनी है, वहाँ की लड़की से उन्होंने कहा कि हम नहीं होने देंगे, तो इसलिए भी युद्ध होते थे और उनको जीत कर ले आते थे। तो उस समय के जो युद्ध की प्रणाली थी, युद्ध के कारण थे, वो दूसरे थे। खैर, तो ये वीरगाथा काल इसीलिए कहा गया क्योंकि उस समय राजाओं की वीरता की गाथाओं का वर्णन कवियों ने किया था और ऐसे बहुत से काव्य लिखे गए जो कि वीरगाथा काव्य कहलाए, जैसा कि हमीर रासो, जैसा कि और दूसरे रासो जो है लिखे गए, रासो काव्य भी कहते हैं। उस जमाने में उसका नाम रासो काव्य भी, रासो काल भी इसका नाम था वीरगाथा काल का, क्योंकि उस जमाने में लोगों ने रासो काव्य लिखे। रासो मानी युद्ध, लड़ाई, और रास मानी प्रेम भी होता है, रास रताना से कहते हैं। तो प्रेम और युद्ध दोनों की का सम्मिश्रण उन प्रकार के काव्यों में था जो कि वीरगाथा काल में बताया। लेकिन बाद में चल करके भक्ति काल, यानी वो काल आया जिसमें कि लोगों ने महसूस किया कि लड़ाई दंगे बेकार की चीज़ें हैं। राकेश जी जैसे कहा, हम लोग बड़े उसमें रह सकें, प्यार से रह सकें, धर्म के मतभेद ना रहें हमारे बीच में। इस कारण से दो धाराएं उस समय प्रचलित रहीं कि एक तो ये भक्ति काल जो था उसको एक निर्गुण धारा रही और एक सगुण धारा। दो प्रकार के कवि हुए। एक तो निर्गुण धारा के कवि थे, निर्गुण माने जो निराकार मानते थे ईश्वर, ये मानते थे ईश्वर जो है निराकार है, उसको कोई आकार नहीं होता, ऐसे कवि थे जो कि निर्गुण धारा के कवि थे। दूसरे कवि वो थे जो कि सगुण धारा को मानते थे, यानी प्रभु जो है ठीक है अदृश्य है लेकिन अवतार लेता है, वो कृष्ण के रूप में, राम के रूप में अवतार लेता है, तो सगुण धारा के कवि उनको कहा गया। तो इस तरह से जो निर्गुण धारा के कवि थे उनमें भी दो प्रकार के कवि थे। एक थे संत कवि और एक थे सूफी कवि। संत कवि जैसे कबीरदास जी थे संत कवि, और दूसरे सूफी कवि जैसे जायसी थे, जायसी और संत कवि जैसे कबीरदास। सगुण काव्य परंपरा में दो तरह के दो कवि थे, एक ऐसे जो राम को मानते थे, एक कृष्ण को मानते थे। तो राम काव्य की धारा को मानने वाले जो राम काव्य धारा थी एक में, दूसरी कृष्ण काव्य धारा। राम काव्य धारा में आप जानते हैं तुलसीदास का नाम खासतौर से प्रमुख है, दिया ही जाता है, और कृष्ण काव्य धारा में सूरदास जी का। माना अन्य कवि थे, लेकिन जो प्रमुख कवि थे जिन्होंने के कृष्ण के काव्य को सब सर्वोपरि, यानी इसको हमारे सूर सूर तुलसी शशि वडुगन केशवदास कहा जाता है, अब के कवि हम जैसे जयते कर प्रकाश। तो ये जो सूर्य माने गए हमारे हिंदी साहित्य के आकाश के, और तुलसी जो है चंद्रमा माने गए हमारे साहित्य के आकाश के, और केशवदास इनका नाम लिया जो कि रीतिकाल के प्रवर्तक कवि माने जाते थे, जिन्होंने रीतिकाल की कविताएं का प्रारंभ किया था, वो केशवदास थे। तो उन बड़े कवियों को इस प्रकार से माना गया। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता था कि वीरगाथा काल जो था उसमें जिस प्रकार के छंदों का प्रयोग किया जा रहा था, उसमें खास तौर से एक छंद था, उसका नाम था दोहा, छप्पे, दोहा, इस प्रकार के छंद थे जिनकी चर्चा हम अभी विस्तार से ज़्यादा नहीं करते हैं, केवल नाम गिना रहे हैं। तो विस्तार से चर्चा कुछ और छंदों की करेंगे जो इस समय हैं।
तो उस समय जो दोहा दोहा जिसे कहते हैं उसको दूहा कहा जाता था उस समय। तो दूहा उस समय वो दूहा लिखा जाता, हम लोग दोहा कहते हैं ना, दूहा लिखा जाता था। तो ये वीर गाथा काल के अंदर। और दूसरा क्या था कि छप्पे छप्पे होता है, छप्पा छंद, वो उसमें थे, कवित्व थे। इस प्रकार के छंद का प्रयोग वीर गाथा काल में हुआ था। जब हम भक्ति काल में आए तो आप सभी लोग जानते हैं कि संत कबीरदास ने पद शैली में कविताएं लिखी। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी, धर्म की टाटी सब उड़ानी, माया रहना बांधी, है ना। यह साधो दो पंथ हम दीठा, हमने दोनों रास्ते देख लिए, दोनों ही जो धर्म के लोग हैं उनको हमने पहचान लिया, जान लिया है। इस प्रकार से उन्होंने पद शैली में 3 तरह की शैलियाँ उन्होंने अपनाई। एक पद, दूसरा साखी जो उन्होंने लिखी, दोहों में लिखी, और तीसरा रमेनी। रमेनी में जो हमारे जो चौपाई का छंद होता है उस छंद का इस्तेमाल किया। तो इस तरह से 3 तरह का छंदों का इस्तेमाल उस समय हुआ, जो वीर भक्ति काल के अंदर निर्गुण कवि थे उन्होंने किया। जहाँ तक जायसी का प्रश्न है, जायसी ने एक नई विधा, एक नया रूप निकाला और उससे तुलसी भी प्रभावित हुए आगे जाकर के। तुलसी की रामचरितमानस जो आप दोहा चौपाई पद्धति में पढ़ते हैं, उसके प्रवर्तक कवि, उससे पहले के कवि ये जायसी थे, जिन्होंने के अपना पद्मावत लिखा। और पद्मावत नाम के काव्य में उन्होंने इन्हीं छंदों का इस्तेमाल किया, जो कि खासतौर से चौपाई और दोहा छंद थे, और सोरठा उनका इस्तेमाल किया। तो इस तरह से सूफी कवि जायसी ने उन छंदों का इस्तेमाल किया। जब हम आते सगुण कवियों की तरफ, तो रामकाव्य धारा में तुलसीदास इनसे प्रभावित हुए, छंद की दृष्टि से प्रभावित हुए, और उन्होंने अपने रामचरितमानस को भी पूरी तरह से दोहा चौपाई पद्धति में ही लिखा है। ये बात अलग रही कि उन्होंने विनय पत्रिका नाम की पुस्तक लिखी, उसमें उन्होंने पद शैली का इस्तेमाल किया, जो कबीर ने किया था उससे पहले। और इसी प्रकार से जो उन्होंने दोहावली लिखी, उसमें दोहों का इस्तेमाल किया। जो कवितावली लिखी, उसमें कवित्वों का इस्तेमाल किया। तो इस तरह से अलग अलग छंद है, ये दोहा छंद है, कवित्व छंद है, और पद शैली के जो गीत हैं, इस प्रकार से सभी छंदों का इस्तेमाल यहाँ पर हमारे सूफी कवि, उन्होंने सगुण कवि तुलसीदास ने किया। सूरदास के का पूरा काव्य आप देखते हैं, सब पद शैली में लिखा है। तो एक बात ही कहना चाहता हूँ कि इन छंदों का इस्तेमाल जो हम इस समय आधुनिक काल में कर रहे हैं, उनका अनेक छंद ऐसे हैं जो कि बहुत पहले से चले आते हुए छंद हैं, जिनकी चर्चा हम आधुनिक काल में भी करेंगे। रीति काल आया। इस रीति काल के अंदर जैसा कि केशवदास जो इसके प्रवर्तक कवि माने जाते हैं, रीति काल को प्रारंभ करने वाले, इसमें एक हो सकता है कि उन्होंने एक प्रश्न उठाए कि यहाँ पर रीति का भक्ति काल का समझ में आ गया, भक्ति की बात उसमें थी, और वीर गाथा काल में समझ में आ गया, वीरता की बात उसमें थी। रीति काल का क्या मतलब? तो हुआ ये कि कवियों ने उस जमाने में, जैसे कि मैंने गजल का व्याकरण आपने पढ़ा होगा, तो उसमें जैसे हमने गजल क्या होती है, गजल का छंद विधान क्या है, ये भी लिखा, और गजलें भी लिखी हैं, गजलों की किताबें हमारी हैं, और छंद विधान वाली किताबें भी हैं। तो ऐसी किताब जिनमें कि हम छंद के बारे में लिखते थे, उनको लक्षण ग्रंथ कहते थे उस जमाने में। वो कविता लिखने की रीतियाँ बताते हैं, तरीका बताते हैं कि कविता कैसे लिखी जाएगी, और उसमें जो प्रेम का, उसमें बहुत सारे गुण बताए गए उस काल के अंदर कि ये कविता के ये गुण हैं, रहने चाहिए। तो उन्होंने जिन गुणों की चर्चा उसमें की है, उनको हम लक्षण ग्रंथ कहते थे, और जो उन्होंने कविता भी लिखी वो उनकी अलग प्रकार की कविताएं थी। तो इस तरह इसलिए इसका नाम रीतिकाल हुआ। और केशवदास जो थे, जो तीसरे नंबर के कवि माने जाते हैं, यानी सूर तुलसी शशि, ओडगन केशवदास। ओडगन कहते हैं पूरे चंद्रमा जो कि तारे हैं, सारे आकाश में, उनको उन्होंने कहा कि केशवदास के सारे नक्षत्र हैं, जितने भी आकाश में तारे हैं वो केशवदास जी हैं। सूर्य जो है वो सूरदास जी हैं, और तुलसी चंद्रमा है। और अवके कवि हम जैसे खद्योत कहते हैं जुगनी की तरह, यह टिमटिमाली है, टिमटिमाली है, टिमटिमाली है, जहाँ तय करत प्रकाश, जहाँ तहाँ रोशनी करते होते हैं। थोड़ी बहुत हमारे साहित्य के नक्षत्र बड़े लोग रहे। तो रीतिकाल जो है, इसमें खास तौर से जो प्रमुख छंद, माना केशवदास ने तो मैं समझता हूँ कम से कम नए छंदों का निर्माण किया। उन्होंने जो 150-200 छंदों में कविता लिखी, ऐसे नए छंद बनाए उन्होंने। लेकिन जो समय के रीतिकाल के प्रचलित छंद था वो दोहा था। दोहा रीतिकाल में ज्यादा लिखा गया, और कवित्व, सवैया, घनाक्षरी, इस प्रकार के छंदों का इस्तेमाल उस जमाने में हुआ। माना कि इनका इस्तेमाल आजकल नहीं हो रहा, कवित्व वगैरह का। आज की जो हमारी शैलियाँ जिनका चुनाव किया है वो और प्रकार की। तो ये कवित्व, दोहा, कवित्व, सवैया, घनाक्षरियाँ, इस प्रकार की ये छंदों का इस्तेमाल रीतिकाल में हुआ। जब हम आधुनिक काल में आए, आधुनिक काल को प्रमुख रूप से, जैसे राकेश जी ने बताया कि भारतीय हिंदू जो
उस जमाने के भारतेंदु हरिश्चंद्र जिनका नाम था, बनारस में रहते थे और उन्होंने बहुत कम उम्र में 37 वर्ष में ही उन्होंने, 37 वर्ष में उनका देहांत हो गया था, लेकिन 37 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने इतना लिख दिया, इतना लिखा, और उन्होंने रंगमंच भी दिए, नाटक जो हैं नाटक लिखे कविता में, और गीत लिखे, सब तरह की रचनाएं लिखी। और देखा जाए तो खड़ी बोली का विकास जो है, जिस बोली को हम बोलते हैं आज के हिंदी, जिस भाषा को हम बोलते हैं आजकल, जैसे खड़ी बोली कहते हैं, उसका प्रारंभ करने वाले जो कवि थे वो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, जिन्होंने के अनेक काव्य लिख करके और इस प्रकार से हमारे हिंदी साहित्य को समृद्ध किया था। तो उन्होंने गीत भी लिखे, क्योंकि नाटक वगैरह होते हैं, नाटक में गीत भी सुनाए जाते हैं, डायलॉग भी थे कविता में और गीत भी लिखे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं उन्होंने, तो इसको भारतेंदु युग कहा गया, भारतेंदु युग कहा गया। उसके बाद द्विवेदी युग आया, महावीर प्रसाद द्विवेदी जिनका नाम था, और उन्होंने सरस्वती नाम की पत्रिका निकाली थी, जो बहुत ही प्रमुख पत्रिका थी। और उस समय के कवि लालायित रहते थे किसी प्रकार से हमारी कोई कविता सरस्वती नाम की पत्रिका में छप जाए। बड़े कठोर थे हमारे जो महाप्रसाद द्विवेदी थे, अपने संपादन में बहुत कठोर थे, जैसे कि हमारे श्री कृष्ण कुमार जी हैं संपादन बहुत कठोर हैं, तो उसी प्रकार से कठोर थे। वो हर कविता को नहीं छापते थे, और कोशिश उनकी होती थी कविता समर कराएं, लौटा देते थे, फिर उनसे कहते समार के भेजो। ऐसी कविताएं उस समय लिखी जाती। निराला की कविता भी उन्होंने वापस कर दी थी, जब उन्होंने जूही की गली नाम की कविता भेजी थी, जो प्रयोगवादी कविता थी, वो जरा प्रयोगवादी कविता के समर्थक नहीं थे, इसलिए उनकी वापस कर दी थी उन्होंने। तो बड़े कठोर थे वो। उन्हीं के नाम पर ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग उसका नाम पड़ा, और इस द्विवेदी युग के बहुत सारे कवि हुए जिन्होंने बहुत ही कविता का विकास कराया और तरह तरह की विधाओं को सम्मिलित किया। विधा शब्द का मतलब जो हमारी फॉर्म्स हैं कविता की, उनकी बात कर रहा हूँ। उन्होंने ये अयोध्या सिंह उपाध्याय, जो कि ऐसे कवि थे जिन्होंने उर्दू पर ही बहुत किया, चौखते चौखते, तीखे चौखते, इस प्रकार से उन्होंने चोखे चौखते, उर्दू की बहुत बड़ा ज्ञान था उन्हें, बहर का, उर्दू की बहर का, उर्दू के छंदों का सबसे अधिक ज्ञान यदि था आधुनिक काल में तो इनको था, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने एक तरफ तो उर्दू का साहित्य लिखा, और दूसरी तरफ उन्होंने हिंदी की खड़ी बोली का वो रूप लिया जो संस्कृतनिष्ठ भाषा थी। ऐसी कोई भी महाकाव्य नहीं है हमारे आधुनिक काल में जो कि इतना प्रमुख महाकाव्य रहा हो, जिन्होंने प्रिय प्रवास नाम का महाकाव्य लिखा, और शुद्ध रूप से वो इतनी संस्कृतनिष्ठ भाषा है, इतनी शुद्ध भाषा है कि आप देखें तो दंग रह जाएं। और इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने उन छंदों का इस्तेमाल किया जो संस्कृत के छंद थे, जिन्हें हम वर्णिक छंद कहते हैं। इसी समय में सबसे ज़्यादा प्रभावित किया मैत्रेयी गुप्त जी ने, ये भी इसी काल के कवि थे द्विवेदी युग के, और उन्होंने कहा तुम महाकाव्य लिखो, तो उनसे महाकाव्य लिखवाए। साकेत, गुप्त जी ने गीत भी बहुत लिखे। अगर आपने साकेत पढ़ा होगा तो साकेत का जो नवम सर्ग है, उस नवम सर्ग में गीतों का भरमार है। दोनों ओर प्रेम पलता है, सख पतंग तो जलता ही है, दीपक भी जलता है, वेद ने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह धनी। यानी इस प्रकार के उन्होंने जो पदशैली के गीत थे, उन शैली को, जिस पदशैली में कबीर ने लिखा था, जो सूर ने लिखा था, मैया कभी बढ़ेगी चोटी, है ना, ऐसा यह संतो भाई दोनों राहम दीठा, ऐसी यहाँ पर वेद ने तू भी भली बनी। यानी उसी छंद में, उसी प्रकार से जो गीत की परंपरा के जो पदशैली की थी, उस पदशैली में उन्होंने गीत लिखे। ऐसे होते होते फिर हम द्विवेदी युग के बाद जब आते हैं छायावादी युग में आ जाते हैं। छायावादी युग के जो कवि थे, जिनमें प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा, ये चार ऐसे स्तंभ थे जिन्होंने छायावादी कविता को का महल खड़ा किया था। प्रसाद जी बनारस में थे, और पंत, निराला, महादेवी वर्मा ये इलाहाबाद में थे। तो उस समय साहित्यिक गढ़ थे एक प्रकार के, और किस तरह से उन्होंने कविता के लिए अलग अलग रूप दिए। जयशंकर प्रसाद का गीत तो कौन नहीं जानता, रीति विभावरी जागरी, अंबर पन घट में डोब रही, तारा घटूषा नागरी। वो कहते हैं उधर जो है निराला का तो गीत आज भी गाया जाता है सरस्वती वंदना के रूप में, बरदे वीणा वादिनी बरदे। तो ऐसे गीतकार जिन्होंने ऐसे खूब पुष्ट गीत लिखे, या बांधो नाव ठाव बंधु, पूछेगा सारा गाँव बंधु, ये निराला जी कहते हैं। तो निराला जी ने तमाम गीतों की रचना की, और गीतों की रचना के साथ साथ उन्होंने गद्य में भी लिखा, वो अलग बात रही। मैं कविता की बात कर रहा हूँ फिलहाल। तो किस तरह से उन्होंने, और निराला ने जो छंद को भी उन्होंने तोड़ा, छंद को भी उन्होंने तोड़ा।
जूही की कली नाम की जो कविता है वो ये कहा जाता है, जो आप अतुकांत शैली कविता लिखते हैं ना, फ्री वर्स, इस फ्री वर्स की पहली कविता मानी जाती है हिंदी में जूही की कली, जो 1916 में निराला ने लिखी थी, जिसको कि द्विवेदी जी ने वापस कर दिया था, अपनी पत्रिका में छापने से मना कर दिया था। तो वो कविता है, यानी एक तरफ तो वो गीत भी लिख रहे हैं और ऐसे पुष्ट गीत, जो लय नाद, जो गीत की सारी विशेषताएं होती हैं, वो सारी विशेषताएं आपको निराला की गीतों में मिलेंगी। पुष्ट गीत बहुत प्रिय है, गजल भी उन्होंने कही, निराला ने गजल भी कही, और इधर वो छंद को तोड़ा भी, और तोड़ करके उन्होंने किस प्रकार से अतुकांत शैली में, जो फ्री वर्स शैली में कविताओं का प्रादुर्भाव किया। माना कि विदेश में तो लिखी जा रही थी उस समय ऐसी कविताएं, पश्चिम में अमेरिका वगैरह में लिखी जा रही थी, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर एक प्रकार से ऐसी कविताओं को लाने वाले निराला थे, जिन्होंने इस प्रकार की कविता लिखी। तो इस तरह से होते हुए हम छायावाद में आए और छायावाद से प्रगतिवाद में चले गए। प्रगतिवाद में जैसा बताया राकेश जी ने, बहुत अच्छी बात कही कि जो प्रगतिवाद था उसमें जो हमारे लेफ्टिस्ट विचारधारा के लोग हैं, मार्क्सवादी विचारधारा के लोग हैं, उन्होंने अपने ये माना कि कविता का काम केवल प्रेम के बारे में, प्रकृति के बारे में, राष्ट्र प्रेम के बारे में ही नहीं, बल्कि समाज में जो कुछ हो रहा है, जो दिखाई दे रहा है, खासतौर से वे लोग जो शोषित हैं उनके समर्थन में, उनके साथ साथ रहकर कविता लिखी जाए, और जो शोषक हैं उनका विरोध किया जाए। तो शोषकों के विरोध में और शोषितों के जो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं उन लोगों के समर्थन में, और जो दूसरे लोग शोषक हैं जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उनके विरोध में उन्होंने कविताएं लिखी, जिसका नाम प्रगतिवाद पड़ा। और उसमें भी निराला खुद भी आए, निराला ने भी जो है वो तोड़ती पत्थर कविता या अन्य दूसरी कविता, भिक्षुक कविता, बहुत सारी कविताएं हैं जिन कविताओं के माध्यम से उन्होंने इस प्रगति चेतना को अपनी कविता में बरकरार रखा, जीवित रखा और उसको व्यक्त करने की कोशिश की। तो इस तरह से प्रगतिवादी कवियों ने ये माना कि अगर हम गीत में लिखते हैं, गेय कविता लिखते हैं, तो हो सकता है कि हमारे भीतर जो भाव है वो मर जाए, जो हम कहना चाहते हैं ना कह पाए, क्योंकि उसमें छंद की तुकबंदी होती है, राइम्स की आवश्यकता होती है, तमाम चीज़ों की जरूरत होती है, या तो इतना आत्मसात हो जाए भीतर कि उस छंद में हम कह सकें। लेकिन सामान्यतः जो हम कहना चाहते हैं, कई बार हमारे सामने तुकांत आ जाता है, कोई और छंद का की समस्या आ जाती है, तो हमें उस भाव को बदलना पड़ता है, उसको चेंज करना पड़ता है। तो कहीं चेंज ना करना पड़े, इसलिए ये बात कही। तो प्रगतिवादी कवियों ने अधिकतर जो अपनाया वो अपनाया इस फ्री वर्स को अपनाया। उन्होंने छंदबद्ध कविता को कम अपनाया। ऐसा नहीं कि छंदबद्ध कविता में नहीं लिखा, विचार वो तो विचार लेके चले, चाहे गीत में लिखिएगा और चाहे आप छंदबद्ध में अतुकांत शैली में लिखिए, फ्री वर्स में लिखिएगा। लेकिन उनको लगा कि फ्री वर्स में लिखना जो है कहीं ज़्यादा सार्थक रहेगा, वो बात जो हम कहना चाहते हैं समाज के दर्द की, इसलिए उन्होंने उस शैली का ही अपनाया। उसके बाद प्रयोगवादी कविता जो आई, जिसके अज्ञेय समर्थक हुए, अज्ञेय जी ने उसको खींच लिया बाहर। अज्ञेय जी ने ये माना कि कविता हर एक के लिए नहीं है। वो बोले नहीं, हर एक के लिए नहीं कविता जो हम सुना रहे हैं या कविता जो लिख रहे हैं वो विशिष्ट भावक वर्ग, उन्होंने नाम दिया विशिष्ट भावक वर्ग, यानी वो लोग जो विशेष लोग हैं, जो कविता के पारखी हैं, कविता को जानने वाले हैं, केवल उन्हीं के लिए है, हर एक आम जनता के लिए कविता नहीं। ऐसा मान करके वो प्रगतिवादी आंदोलन जो आम जनता के बीच में जा रहा था, वो कविता जो सारे समाज के बीच में जा रही थी, उस कविता को उन्होंने जाल डालकर खींच दिया तरफ बचने की तरह से, और खींच करके उन्होंने कहा नहीं, ये तो कविता वो है जो कि विशिष्ट भाव वर्ग के लिए होती है, खास लोगों के लिए होती है, हर एक के लिए कविता नहीं हुआ करती। और इसलिए उनके अंदर जो वैयक्तिकता थी, इंडिविजुअल थिंकिंग था, उसको उन्होंने ज़्यादा महत्व दिया। सामाजिक थिंकिंग को उतना ज़्यादा उन्होंने जोर नहीं दिया। सोशल नहीं हो पाई उनकी कविता, वैयक्तिक हो पाई, वो मनोविज्ञान के अंदर, साइकोलॉजी के अंदर चली गई, अपने भीतर चली गई कविता, और जो बाहर घूम फिर रही थी उसको उन्होंने एक कमरे में बंद कर दिया। इसलिए प्रगतिवादी चेतना के जो कवि हैं वो अज्ञेय के बहुत कट्टर विरोधी रहे, उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। ये बात अलग रही कि प्रयोगवादी कवियों ने इसी धारा को, छंद की दृष्टि से बात कर रहा हूँ, उसी धारा को अपनाया जाए था जो कि साहब फ्री वर्स कहते हैं। तो निराला ने जो फ्री वर्स शुरू किया वो प्रगतिवादी कविता के अंदर भी वो फ्री वर्स रहा, और आकर के ये आज के कवियों में भी बहुत से तमाम लोग फ्री वर्स की सुंदर अच्छी कविताएं लिख रहे हैं।